विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमारी पुस्तक चल रही है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका जो तीसरा अध्याय है वो हमने शुरू कर रखा है भू संसाधन एवं कृषि, और इसकी एक क्लास जो हमारी पिछली है वो हो चुकी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, वो हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत में भू उपयोग में परिवर्तन से संबंधित। और पिछली जो क्लास थी हमारी, उस पिछली क्लास में आपने भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंदर क्या अंतर है, दोनों विभागों का जो कार्य है वो किस प्रकार से अलग अलग कार्य दोनों विभाग करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा था। और भू राजस्व विभाग के द्वारा जो भू उपयोग वर्गीकरण जो किया गया है 9 भागों के अंदर, उन 9 भागों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हमने सीखा है। और उनसे संबंधित जो परिभाषा है या किस प्रकार का जो भूमि उपयोग है वो होता है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद में फिर आज के क्लास के अंदर शामिल हुई, ताकि आज की क्लास के जो बात है वो आपको आसानी से समझ में आए। और विद्यार्थियों, आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत में भू उपयोग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्रारंभिक समय में, या फिर मैं ये कहूँ कि आज से 50-60 साल पहले की हम बात करें भारत की, तो जो भूमि का जो उपयोग था वो अधिकांश जो लोग थे वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे, और कृषि कार्य में भूमि का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। जनसंख्या का आकार भी क्या था, सीमित था, यानी कि जनसंख्या भी कम थी और अधिकांश जो लोग थे वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। वन क्षेत्र भी कम थे और प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न था। तो भूमि का जो उपयोग था वो अलग प्रकार से था। लेकिन हम अगर आज की बात करें या वर्तमान समय की बात करें तो ये पिछले 50-60 सालों के दौरान भूमि उपयोग का जो उपयोग है वो धीरे धीरे से क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। यानी कि पहले जो खेती या अन्य उपयोग में भूमि आ रही थी वो अब अन्य उपयोगों के अंदर आने लगी। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में जो भू उपयोग है वो अधिकतर वहां की जो आर्थिक जो क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं विद्यार्थियों, आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि यानी कि उस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जा रही हैं। यानी कि प्रारंभिक समय में की बात करें तो उस समय आर्थिक क्रियाएं क्या थी, कृषि कार्य ज्यादा किया जाता था, और धीरे धीरे फिर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप ज्यादा किए जाने लगे, चतुर्थक क्रियाकलाप ज्यादा किए जाने लगे। तो भू उपयोग का जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर होता है, और समय के साथ जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें बदलाव आता रहता है। लेकिन जो भूमि की जो माप है वो भूमि उतनी ही रहती है, यानी कि अन्य संसाधनों की भांति जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो एक समान ही रहता है। संसाधनों में जरूर परिवर्तन होता है लेकिन भूमि उतनी ही रहती है जितनी भूमि होती है। ठीक है, तो लगातार इससे भू उपयोग में परिवर्तन आता है। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो भू उपयोग जो हो रहा है उस भू उपयोग में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो आप बड़े धैर्य से आप बने रहिए साथ में, और बहुत ही सरल भाषा के अंदर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, और मुख्य रूप से 3 ऐसे कारक हैं जो भू उपयोग के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो एक तो आपको एनसीईआरटी का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका हो सकता है वो इस प्रकार से हो सकता है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए हमसे तो फिर हमें क्या करना है, केवल इनके नाम ही हमें लिखने हैं। तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, पहले तो आपको क्या याद रखना है विद्यार्थियों, नाम याद रखना है। पहला कौन सा है, अर्थव्यवस्था का आकार। दूसरा कौन सा है, अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि पहला जो कारक है वो क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार, यानी कि आर्थिक आधार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहला क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार। ठीक है, दूसरा कौन सा है, अर्थव्यवस्था की संरचना। तीसरा कौन सा है, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। तो ये 3 जो कारक हैं ये भू उपयोग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। यानी कि भू उपयोग में जो परिवर्तन हो रहा है उस भू उपयोग परिवर्तन को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये 3 हैं। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। पहले तो अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना और कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। अब हम इनको एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला कौन सा है विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था का आकार। देखिए विद्यार्थियों, जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है।
किसके आधार पर? उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जाता है। या फिर मैं ये कहूं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, या फिर अर्थव्यवस्था छोटी है या फिर अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के आकार को मापते हैं। इसको हम अन्य किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे मान लो कि आपके घर परिवार के अंदर, आपके परिवार में जैसे मान लो कि 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों की जो इनकम है टोटल एक महीने की या एक साल की जो इनकम है वो मान लीजिए 5 लाख है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई, आपके परिवार की जो संख्या है वो 5 से बढ़कर के कितनी हो गई है? 10 हो गई है। और जो पहले 5 लाख था अब वो 5 लाख से बढ़कर के जो अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इनकम है आपकी वो 5 लाख से बढ़कर के 15 लाख हो गई है। तो एक तरफ तो क्या बढ़ी है? जनसंख्या बढ़ी है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ में जो आपकी जो इनकम है वो इनकम भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसका मतलब जो आपकी जो अर्थव्यवस्था थी, आपके परिवार की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आकार क्या हो गया है? बढ़ गया है। पहले 5 लाख था और अब वो बढ़कर के कितना हो गया है? 15 लाख हो गया है। तो मतलब जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने के साथ में खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो बढ़ती है, और खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ में जो भूमि का जो क्षेत्र है, यानी कि भाई रहने के लिए क्या चाहिए? मकान भी चाहिए। तो इसलिए जो आवास है उसकी आवश्यकता भी होती है, और ऐसे में फिर भूमि का जो उपयोग है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है। तो पहला जो कारक है हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था का आकार। देखो समझते हैं इसको। पहला क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती खाद्यान्नों की मांग और उपलब्ध प्रौद्योगिकी। और क्या है? उपलब्ध प्रौद्योगिकी के कारण अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ में क्या होता जाता है विद्यार्थियों? बढ़ता जाता है। यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या में परिवर्तन के साथ में खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी, और खाद्यान्नों की मांग बढ़ने से भूमि के ऊपर जो दबाव है वो क्या होता जाएगा विद्यार्थियों? बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ में अर्थव्यवस्था का आकार क्या होता जाता है विद्यार्थियों? बढ़ता जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूमि पर दबाव बढ़ने लगता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में भूमि सीमित ही है, आपके परिवार के पास में पहले 5 लोग उस भूमि के ऊपर निर्भर थे, अब 5 से बढ़कर के कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं या 15 हो गए हैं। तो जो भूमि थी उस भूमि के ऊपर दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। तो समय के साथ में ये दबाव क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर हम किसी देश के बारे में बात करें तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या ये अर्थव्यवस्था का जो आकार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने के साथ में भूमि की जो मांग है उसके ऊपर दबाव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो जो सीमांत जो भूमि है वो सीमांत भूमि के ऊपर क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो ये पहला जो कारक है आपका जिसकी वजह से भू उपयोग में क्या आता है? परिवर्तन आता है, वो क्या है? अर्थव्यवस्था का आकार। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना। दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? इसमें समय के साथ में अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या आता है? बदलाव आता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या आता है विद्यार्थियों? बदलाव आता है। जैसे मान लो कि आपके परिवार के जो लोग थे प्रारंभिक समय में या बहुत पहले की हम बात करें तो अधिकांश जो परिवार के सदस्य थे वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे परिवार बड़ा हुआ अब कृषि कार्य से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कृषि की जो भूमि है वो हमारे पास में क्या है? सीमित है। लेकिन परिवार का आकार क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो परिवार का आकार बढ़ने की वजह से अब हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ अन्य जो कार्य हैं वो भी करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे हमारे परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या आता जाएगा? बदलाव आ जाएगा, बदलाव आता जाएगा। यानी कि कुछ लोग कृषि कार्य से जुड़े रहेंगे और कुछ लोग जो अन्य जो कार्य हैं यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं उन द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ वो क्या करेंगे? कार्य करने लग जाएंगे, और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना जो हमारे परिवार की बदल रही है उसकी वजह से भू उपयोग परिवर्तन में भी क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। तो दूसरा जो कारक है वो क्या है? देखो अर्थव्यवस्था की संरचना। इसमें भी समय के साथ में क्या होता है विद्यार्थियों? बदलाव होता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में भी समय के साथ में क्या होता है? बदलाव होता है। इससे देखो द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अधिक तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है, यानी कि पहले कृषि कार्य में ज्यादा लगे हुए थे तो अब अर्थव्यवस्था की संरचना बदली। अर्थव्यवस्था की संरचना बदलने की वजह से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जो हैं उन क्रियाकलापों के अंदर अधिक तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि होने का मतलब क्या है? द्वितीयक क्रियाकलापों में आपको पता है उद्योग धंधे आते हैं। तो जैसे ही संरचना बदलेगी तो उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे। उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे तो जो परिवहन के जो साधन है या परिवहन के जो
जो मार्ग हैं वो मार्ग ज्यादा बनेंगे। और आपको पता है उद्योग धंधे अगर ज्यादा लग रहे हैं तो वो उद्योग धंधे कहां पर लगेंगे, किसी न किसी भूमि के ऊपर लगेंगे। और वो भूमि आपको पता है कौन सी होगी, ऐसी भूमि हो सकती है जिसको कृषि कार्य में प्रयोग में लिया जा रहा था। इसका मतलब जिस भूमि के ऊपर अभी उद्योग लगा है, हो सकता है कि उस भूमि के ऊपर पहले क्या कार्य किया जाता हो, कृषि कार्य उसके ऊपर किया जाता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो उस भूमि का उपयोग किसमें किया जाता था, कृषि कार्य में किया जाता था, और अभी उसी भूमि का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, उद्योग धंधों के लिए किया जा रहा है। या फिर जो बड़ी बड़ी जो सड़कें जो बन रही हैं, जो हाईवेज जो बन रहे हैं, नेशनल हाईवे जो बनाए जा रहे हैं, वो काफी चौड़ाई में बनाए जाते हैं और वो भी ऐसे जगहों से होकर के गुजरते हैं जहां पर कृषि कार्य किया जाता है। तो जिस भूमि से होकर के हाईवे गुजरा है, जिस भूमि से होकर के रेलवे लाइन गुजरी है, उस भूमि पर किसी समय पे क्या होता था, कृषि कार्य होता था। लेकिन अब उसका जो प्रयोग है वो किसी अन्य कार्य के लिए किया जाने लगा है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव होता है, वैसे वैसे भू उपयोग के अंदर भी क्या होता है विद्यार्थियों, बदलाव होता है। आपको यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था की संरचना बदलेगी तो क्या होगा, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में अधिक तेजी से क्या होगी, वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, आपने मानव भूगोल जो पुस्तक है हमारी, उसके अंदर आपने द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। और अगर आपने द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं और तृतीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कृषि भूमि, आगे देखो, इस प्रक्रिया में कृषि भूमि किसमें बदल जाती है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। तो जैसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है, वैसे ही जो भूमि पहले कृषि कार्य में प्रयुक्त होती थी, देखो इस प्रक्रिया में कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। तो कृषि भूमि किसमें बदलने लग जाती है विद्यार्थियों, गैर कृषि कार्यों में बदलने लग जाती है। यानी कि उस पर कोई अवसंरचना का निर्माण हो जाता है, कि सड़कों का निर्माण हो जाता है, या फिर जो आपके नहरें हैं वो बिछाई जाती हैं, या फिर रेल मार्ग बिछाया जाता है, या फिर गांव बसाए जाते हैं, शहर बसाए जाते हैं। तो जो भूमि पहले कृषि क्षेत्र में काम में आ रही थी, अब उसका रूप बदल करके क्या हो गया, वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगी है। अब ऐसे में जनसंख्या भी बढ़ती है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में लोगों को जो आवश्यकताएं हैं, खाद्यान्न की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, ऐसे ही शहर जो हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि जो है वो गैर कृषि कार्यों में फिर प्रयुक्त होने लग जाती है। और ऐसा हमें शहरों का जो भाग है, शहरों के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, उस आसपास वाले क्षेत्र में हमें ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि ये शहर का कोर एरिया है, अब यहाँ पहले से ही जनसंख्या क्या हो गई है विद्यार्थियों, ज्यादा हो गई है। अब जैसे ही इस शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, तो शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में इस आसपास का जो ग्रामीण एरिया था, इसके आसपास की जो ग्रामीण भूमि है विद्यार्थियों, ये वाली शहर के चारों ओर कौन सी भूमि फैली हुई है, ये ग्रामीण भूमि फैली हुई है। इस ग्रामीण भूमि के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बताओ, शहर का विस्तार होने लग जाता है। और ये जो भूमि थी पहले, यहाँ पर ये भूमि पहले कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही थी, लेकिन अब इसके ऊपर क्या बन जाएंगी, इसके ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर बन जाएंगी। यानी कि शहर का जो विस्तार है वो बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भूमि का प्रयोग पहले कृषि कार्य के लिए हो रहा था, अब उस भूमि में क्या हो गया है, अब उस भूमि के अंदर क्या हो गया है, उस भूमि का जो प्रयोग है वो शहर बसाने के लिए या शहर के विस्तार के लिए उस भूमि का प्रयोग हुआ है। तो क्या कृषि भूमि धीरे धीरे किसमें बदल जाएगी, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगी। तो पहले इस भाग के अंदर कृषि कार्य होता था, लेकिन अब ये भूमि जो है वो गैर कृषि कार्यों के अंदर प्रयोग में ली जाने लगी है। ठीक है, तो ये जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, जैसे अर्थव्यवस्था की संरचना बदलेगी तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में अधिक तेजी से वृद्धि होती है और कृषि भूमि तेजी से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। तो पहला कारक क्या था, अर्थव्यवस्था का आकार, यानी कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के कारण अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ में क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता है और लगातार भूमि के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से भू उपयोग में भी किया जाता है परिवर्तन। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था की जैसे ही संरचना बदलती है तो संरचना बदलने के साथ में ही समय के साथ में बदलती है। तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में अधिक तेजी से वृद्धि होती है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के अंदर अधिक तेजी से वृद्धि होगी तो कृषि भूमि जो पहले कृषि भूमि के रूप में काम में आ रही थी वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कारक है हमारा क्या है, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान,
यानी कि पहला हो गया अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था की संरचना, और तीसरा क्या है विद्यार्थियों, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। यानी कि जिस भूमि के ऊपर हम कृषि कार्य कर रहे हैं उस कृषि भूमि का हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है या राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है उससे संबंधित बात कर रहे हैं। तो समय के साथ कृषि कार्य का योगदान अर्थव्यवस्था में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है या जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है तो कृषि कार्य का अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान विद्यार्थियों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम क्यों हो जाता है? क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि कार्य को छोड़ करके क्या करने लग जाते हैं, द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों में लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कृषि का अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समय के साथ में कृषि कार्य का योगदान अर्थव्यवस्था में कम होता जाता है, जबकि भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव कम नहीं होता। दूसरा क्या है, देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव कम नहीं होता। कृषि कार्यों का दबाव कम नहीं हुआ, कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो खाद्यान्न की जो मांग है वो भी तो उसके साथ में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ में खाद्यान्न की मांग भी बढ़ रही है। इसका मतलब खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है तो भूमि पर कृषि जो कार्य है उनका दबाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कम होएगा क्या दबाव? दबाव कम नहीं होगा, दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थव्यवस्था में तो योगदान कम हो रहा है, क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में योगदान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव कम नहीं होता। कम क्यों नहीं होता? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, आवास की मांग बढ़ेगी, तो ऐसे में कृषि भूमि के ऊपर दबाव तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान समय के साथ में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो ये तीन कारण थे जो भू उपयोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप इन तीनों के नाम जरूर लिखना। क्या है? एक अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना, और तीसरा है कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। आगे देखते हैं हम कि कृषि में अर्थव्यवस्था का जो योगदान है वो कम हुआ है। अब कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के क्या कारण है? क्योंकि हमने इन तीनों ही कारकों में ये बात की कि जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि के ऊपर लगातार क्या होता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। अब उस दबाव बढ़ने के क्या कारण है, उन कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितने कारक हैं? दो कारक हैं जो कृषि भूमि के ऊपर दबाव को बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला कारक कौन सा है। पहला कारक है विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे धीरे घटता है। क्या कह रहे हैं? विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो विकासशील देशों की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे धीरे घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि जो लोग पहले कृषि कार्य करते थे वो लोग अब धीरे धीरे द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलापों के अंदर कार्य करने लगे हैं। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तेजी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तेजी से किसमें? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के अंदर योगदान तो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जीडीपी क्या होती है विद्यार्थियों? जीडीपी का मतलब होता है कोई देश है, उस देश के आंतरिक भाग के अंदर जीडीपी क्या है, समझ लेना अच्छे से। किसी देश के आंतरिक भाग में एक वर्ष के दौरान बनने वाली समस्त वस्तुएं, यानी कि जिन नई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जो सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य है, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो उस राज्य की या उस देश की क्या होती है, जीडीपी होती है। अब इसके अंदर जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक है, उन तीनों के अंदर जो उत्पादन और जो सेवा का उत्पादन हुआ है उसका जो मूल्य है, उस मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है और उस मूल्य को जोड़ करके उस राज्य की क्या बनती है, उस देश की क्या बनती है, जीडीपी बनती है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों में मुख्य रूप से कृषि का जो कार्य है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तेजी से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अन्य जो कार्य हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को, जैसे द्वितीयक है, तृतीयक क्षेत्रक है, तो उनका तो योगदान बढ़ रहा है, लेकिन कृषि का योगदान जीडीपी के अंदर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, कम हो रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कृषि भूमि पर दबाव बढ़ने का दूसरा कारण क्या है, वह जनसंख्या जो पहले कृषि सेक्टर के ऊपर निर्भर थी वो जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि क्या होती जा रही है,
कम होती जा रही है। तो भूमि के ऊपर दबाव तो क्या होएगा, बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो शहरों का विस्तार होगा, गांवों का विस्तार होगा, रेल मार्गों का विस्तार होगा, सड़क मार्गों का विस्तार होगा, उद्योग धंधे लगेंगे और जो अन्य जो अवसंरचनाओं का निर्माण होगा, नहरें बिछाई जाएंगी। तो ये सारे के सारे जब इन सब का विकास होगा तो किसी ना किसी भूमि के ऊपर तो इनका विकास होगा और उस भाग के अंदर उस भूमि का जो दबाव है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दूसरा कारक क्या है, वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है वह लगातार क्या होती जाती है विद्यार्थियों, बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी हमारी अभी किससे संबंधित थी, तो भारत में भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित, जिसमें हमने भू उपयोग को प्रभावित करने वाले तीनों कारक, अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान और कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के जो कारण हैं, उन दो कारकों के बारे में हमने बात की है। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं कि पिछले 4-5 दशकों के अंदर जो भू उपयोग है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको अगर ये इतनी चीजें समझ में आई हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें और भूगोल को बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझ सकें। ये रटने की चीजें नहीं है, केवल इनको क्या है आपको समझना है। आगे की बातें हम अभी करते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि पिछले 4-5 दशकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया है उस बदलाव की वजह से जो भूमि उपयोग में जो परिवर्तन आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। तो आपकी पुस्तक के अंदर एक सारणी दे रखी है, चित्र 5.1 जो दे रखा है आपके उसमें, उसके अंदर भारत में भू उपयोग के अनुपात में जो परिवर्तन है उसको दिखाया गया है और वहां पर दो प्रकार के डाटा दिए गए हैं, 1950-51 से लेकर के और 2014-15 ईस्वी के जो दौरान भू उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को वहां पर दिखाया गया है। तो आप उस सारणी को आप एक बार देखिए, उस सारणी को देखने से आपको जो भू उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है इस अवधि के दौरान 1950-51 से और 2014-15 के दौरान, वो परिवर्तन आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और आपको इस सारणी को बिल्कुल भी रटना नहीं है, एनसीईआरटी का यहाँ उद्देश्य आपको सारणी रटवाना नहीं है, केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से वहां पर ये सारणी दी गई है। तो पहले आप उस सारणी का ठीक प्रकार से अवलोकन कीजिए, उस अवलोकन के बाद में हमें उससे संबंधित जो डाटा है या जो भूमि में जो परिवर्तन हुआ है, भू उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है वो आसानी से हमें समझ में आने वाला है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो भूमि जो है, भूमि की जो माप है वो तो निश्चित है। हम अगर बात करें कि भाई क्या भूमि भी बढ़ गई, क्या भूमि नहीं बढ़ी है। 1950-51 से और 2014-15 की जो अवधि है उस अवधि के दौरान भूमि की जो निश्चित माप है वो तो वो की वही है, लेकिन भूमि उपयोग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यानी कि जिस क्षेत्र में पहले वन थे, हो सकता है कि वो भूमि अब किसी और कार्य के लिए आने लगी हो, वनों को काट करके वहां पर उद्योग धंधे लगा दिया गया हो, लेकिन भूमि तो वही है, लेकिन वनों के क्षेत्र में क्या हो गई, कमी हो गई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त जो भूमि हो रही थी उसका प्रतिशत क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो भूमि उपयोग में हमें देखने को मिलते हैं। तो चित्र जो आपका जो दे रखा है, जो सारणी आपको दे रखी है, उस सारणी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके अंदर आप देख रहे हो कि एक जो वर्ग है उस एक वर्ग में परिवर्तन का परिणाम क्या होगा कि दूसरा जो वर्ग है उसके अंदर भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर कहीं पर कमी हो रही है तो किसी वर्ग के अंदर क्या होगी, वृद्धि भी होगी। क्यों हो रही है वृद्धि, क्योंकि भूमि का अनुपात क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो देखिए 4 ऐसे वर्ग हैं जहां पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और 4 ऐसे वर्ग हैं जहां पर क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो प्रश्न है वो यहीं से आपका सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में भू उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है 1950 से 2014-15 के दौरान भू उपयोग में भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कौन से वर्गों के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कौन से वर्गों के अंदर वृद्धि हुई है और कौन से वर्गों के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है, उसको बताइए। तो विद्यार्थियों, हमें केवल यहाँ पर क्या बताना है, इनके नाम ही बताने हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि 4 वर्गों के अनुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कौन सी अवधि के दौरान, 1950-51 से और 2014-15 के दौरान। और कमी किसमें हुई है, तो 4 वर्गों के अंदर के अनुपात में क्या हुई है, कमी हुई है 1950-51 से 2014-15 में। तो 4 कौन से वर्ग हैं जिनके अंदर वृद्धि हुई है, यानी कि भू उपयोग में वृद्धि हुई है, उनके
अनुपात के अंदर वो 4 वर्ग कौन से हैं विद्यार्थियों? पहला वर्ग कौन सा है? देखो वन, पहला जो वर्ग है वो कौन सा है? वन है। पहले तो इनका नाम ही याद रखेंगे अपन। पहला वन है, दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, तीसरा है वर्तमान प्रतिभूमि है, चौथा कौन सा है? निवल बोया गया क्षेत्र है। आप इन सब की परिभाषाओं के बारे में आप जानते हो। वन क्षेत्र क्या होता है, गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है वो किन कार्यों में आती है, कौन सी भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं, प्रतिभूमि क्या होती है, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है, पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है, इन सब के बारे में आपने पहले सीख रखा है। और अगर आपको इन सब के बारे में पता है, या वर्तमान प्रतिभूमि हम किसे कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि हमें किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइए। अब हम यहां देखते हैं कि इन वर्गों के अंदर जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ इस टेबल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र के अंदर 1950-51 के अंदर जो भू उपयोग हो रहा था वो कितना प्रतिशत था? 17%। यानी कि वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो 1950-51 में कितना था? 17% था। लेकिन वो 2014-15 में बढ़कर के कितना हो गया है विद्यार्थियों? 23.3% हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो प्रतिशत है वो 17 से बढ़कर के कितना हो गया है? 23.3% हो गया है। कौन से क्षेत्रों में? वन क्षेत्रों में। तो वनों के अंदर 1950-51 से 2014-15 में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और उसी को हम पढ़ रहे हैं, 4 वर्गों के अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि। तो 17 से बढ़कर के कितना हो गया? ये 23.3% हो गया। ये प्रतिशत याद नहीं रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन से वर्गों के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो 17 से बढ़कर के कितना हो गया? ये 23 हो गया। गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसका प्रतिशत 1950-51 में कितना था? 3.2% था। और अभी वो बढ़कर के कितना हो गया है विद्यार्थियों? 8.7% हो गया। तो 3.2 से बढ़कर के कितना हो गया है? 8.7% हो गया। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कौन सी होती है? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जहां पर किसी अवसंरचना का निर्माण हो गया है, जहां पर सड़कों का निर्माण हो गया है, जहां पर कोई नहर बनाई गई है, रेल मार्ग बिछाए गए हैं, उद्योग धंधे लगाए गए हैं, वो भूमि जो होती है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि होती है। तो उसके प्रतिशत में देखो 3.2 से बढ़कर के कितना हो गया है? 8.7% हो गया है। फिर वर्तमान जो प्रतिभूमि है वो 3.7 से बढ़कर के कितनी हो गई है विद्यार्थियों? 4.9% हो गई है। तो ये जो वर्तमान जो प्रतिभूमि है इसके प्रतिशत में भी क्या आया है? परिवर्तन आया है। तो वर्तमान प्रतिभूमि। फिर है निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? वह क्षेत्र जहां से फसलें बोई व काटी जाती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो इसके अंदर भी देखो 41.7% से बढ़कर के, और ये कितना हो गया है विद्यार्थियों? 45.5% हो गया। इसका मतलब इन सभी के अंदर क्या हुआ है? 1950-51 की अवधि से इन चारों वर्गों के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब इन चारों वर्गों में वृद्धि हुई है तो किसी ना किसी वर्ग के अंदर क्या हुई होगी? कमी हुई होगी। क्यों? क्योंकि इनमें वृद्धि कब होगी? जब उन क्षेत्रों के अंदर क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि भूमि का अनुपात तो क्या है? निश्चित है। भूमि का क्षेत्रफल तो क्या है? निश्चित है। तो एक में वृद्धि, दूसरे में क्या होगी? कमी होगी। तो 4 वर्गों के अंदर वृद्धि कौन कौन सा है? वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि इसमें वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है, और निवल बोया गया जो क्षेत्र है उसके अंदर भी क्या हुई है विद्यार्थियों? वृद्धि हुई है। फिर हम बात करते हैं कि 4 कौन से वर्ग हैं जिनके अनुपात में क्या हुई है? कमी हुई है। तो ये 4 अनुपात कौन से हैं? 4 जो वर्ग हैं वो देख रहे हैं हम। पहला कौन सा है? बंजर व व्यर्थ भूमि। दूसरा कौन सा है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। पहला बंजर व व्यर्थ भूमि है, यानी कि जो उबड़ खाबड़ जो धरातल है, पर्वतीय जो उबड़ खाबड़ भाग है, जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में मौजूद है उस वर्तमान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी इसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसी भूमि को हम बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है, तो उस बंजर व व्यर्थ भूमि के अनुपात में क्या आई है विद्यार्थियों? कमी आई है। 13.4 से घट करके देखो कितना हो गया है? 5.5 हो गया। इसका मतलब ऐसी जो भूमि है बंजर व व्यर्थ भूमि, उसका थोड़ा बहुत उसमें सुधार करके, जितना उसमें सुधार किया जा सकता है वो सुधार करके हम उसमें क्या लगा सकते हैं? वन लगा सकते हैं, या गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त क्षेत्र है, यानी कि किसी अवसंरचना का निर्माण वहां पर किया जा सकता है, किसी उद्योग का निर्माण वहां पर किया जा सकता है। तो बंजर व व्यर्थ भूमि का जो अनुपात है वो क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है, यानी कि कृषि योग्य तो है लेकिन अभी क्या पड़ी हुई है? व्यर्थ पड़ी हुई है। तो टेक्नोलॉजी के मदद से उस भूमि को हमने क्या बना दिया है? कृषि योग्य बना दिया है। ठीक है, या फिर इस भूमि के ऊपर क्या लगा दिया हमने? वन लगा दिए। तो इसका जो व्यर्थ भूमि जो पहले पड़ी हुई थी, अब वो व्यर्थ भूमि क्या हो गई है? कम हो गई है। और व्यर्थ भूमि कम होने की वजह से वन क्षेत्र गैर कृषि कार्यों में जो भूमि है उसका अनुपात में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है।
फिर उसके बाद में हम देखते हैं चरागाह तथा तरु फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है विद्यार्थियों। चारागाह क्षेत्र है, तरु फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसके अंदर भी क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये दोनों को सारणी के अंदर आप देखोगे तो सारणी के अंदर ये डाटा आपको मिलेगा नहीं। ये चारागाह वाला और तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र दोनों को जोड़ करके मैंने लिखा है यहाँ पर। 1950-51 में दोनों के अंदर जो वृद्धि, दोनों का जो योगदान है वो 9.2 है, लेकिन 2014-15 में घट करके वह कितना हो गया है, 4.3% हो गया। तो इसका मतलब चारागाह तथा तरु फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसके अंदर भी क्या आई है, कमी आई है। और चौथा कौन सा है, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि आपको पता है ऐसी भूमि जिसको कुछ वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, वह भूमि क्या कहलाती है विद्यार्थियों, प्रतिभूमि कहलाती है। तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त क्या कह रहा है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो प्रतिभूमि है उसका अनुपात की बात कर रही है, और वो कितना है, 6.1 से घट करके वह कितना हो गया है, 3.6% हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 4 वर्ग हैं, बंजर व व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चरागाह तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और प्रतिभूमि, इनके अनुपात में क्या आई है, कमी आई है। और 4 जो वर्ग हैं उनके अनुपात में वृद्धि हुई है। वो कौन से हैं, वन है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है, वर्तमान प्रतिभूमि है, निवल बोया गया क्षेत्र है, इनके अनुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि इनके अनुपात में वृद्धि होने के क्या कारण है, कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है उसके अनुपात में परिवर्तन हुआ है। तो क्या कारण रहे, वन में 17 से बढ़कर के कितना हो गया है, 23.3% हो गया। तो एक तो आपको वनीय क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है ना, ये वास्तविक वृद्धि नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ये वास्तविक वृद्धि नहीं है, सरकार के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है ये। यानी कि सरकार ने अधिकृत क्षेत्र क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर क्या लगाया जाएगा, वन लगाया जाएगा। अब यह जरूरी नहीं है कि वहां पर वन वास्तव में हो, तो केवल क्षेत्र बढ़ाया है वनों के अंतर्गत, लेकिन वास्तव में वहां पर वन हो यह आवश्यक नहीं है। तो वनों के अंदर जो भूमि है वो बढ़ गई है। गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है, विद्यार्थियों आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में की संरचना में जो बदलाव हुआ है, उस संरचना में बदलाव की वजह से अब अधिकांश जो लोग हैं वो जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, अधिकांश जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में कार्यरत रहे। यानी कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के अंदर लोगों को रोजगार बढ़ा है, या फिर इनकी जो निर्माण है द्वितीयक क्रियाकलापों में, जैसे उद्योग धंधे बनते हैं तो उद्योग धंधों का निर्माण अधिक हुआ है, परिवहन के साधनों, परिवहन के जो मार्ग हैं, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, इनका विकास ज्यादा हुआ है। शहर जनसंख्या बढ़ने की वजह से शहरों का विस्तार ज्यादा हुआ है, गाँव की जनसंख्या बढ़ने से गाँव का विस्तार ज्यादा हुआ है। तो उनकी वजह से भूमि का जो उपयोग है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, बदल गया है। तो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है, जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ता जाएगा तो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का अनुपात भी क्या होता जाएगा विद्यार्थियों, बढ़ता जाएगा। और आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो हमें कहां पर देखने को मिल रही है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की संरचना जैसे बदल रही है वैसे वैसे इसके अंदर अनुपात बढ़ता जाएगा। यानी कि उद्योग धंधे बढ़ते जाएंगे, जो परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन के जो मार्ग हैं वो बढ़ते जाएंगे, गांव का विस्तार होता जाएगा, शहरों का विस्तार होता जाएगा, तो गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है उसका अनुपात लगातार बढ़ता जाएगा। वर्तमान प्रतिभूमि की अगर हम बात करें तो 3.7 से बढ़कर के यह कितना हो गया है, 4.9% हो गया है। वर्तमान प्रतिभूमि के अंदर काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रहती है। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब होता है वह भूमि जो 1 वर्ष से कम समय के लिए क्या रहती है, परती छोड़ी जाती है, वह भूमि क्या कहलाती है विद्यार्थियों, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। और जैसे मान लो कि मानसून के ऊपर इसका निर्भर होता है, जैसे मान लो इस वर्ष मानसून अच्छा आ गया तो वर्तमान प्रतिभूमि क्या हो गई, कम हो गई। और जैसे मान लो कि मानसून की ऋतु या फिर बारिश कम आई, बारिश कम आने की वजह से वर्तमान प्रतिभूमि क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसके अंदर उतार चढ़ाव क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो वर्तमान प्रतिभूमि में 3.7 से और वृद्धि होकर के कितना हो गया है, ये 4.9% हो गया। फिर निवल बोया गया क्षेत्र की हम बात करते हैं। निवल बोया गया क्षेत्र 41.7% से बढ़कर के 45.5% हो गया है। इसका मतलब इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह कौन सा क्षेत्र होता है, यह वह क्षेत्र होता है जहां अभी जो कृषि कार्य है वो किया जाता है, यानी कि यहाँ पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो जनसंख्या का आकार बढ़ेगा, जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की संरचना बढ़ेगी, तो वैसे वैसे भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो फिर इनके क्षेत्रों में क्या आया है, परिवर्तन आया है।
और ये जो क्षेत्र है इनके अंदर क्या आई है, कमी आई है। बंजर व व्यर्थ भूमि जो पहले पड़ी हुई थी, अब उसको टेक्नोलॉजी की मदद से उसको सुधार करके उसको या तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त ले लिया जाएगा या फिर उसको वनों के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो गैर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसको भी तकनीकी की सहायता से उसको सुधार करके कृषि योग्य बनाया गया है। चारागांव तथा तरु फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो 9.2 से घट करके 4.3 हो गया है। यानी कि गांव के पास की जो जमीन होती है उस जमीन के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से वहां पर अतिक्रमण हो जाता है और अतिक्रमण करके और लोग उस भूमि का जो अनुपात है वो कम कर देते हैं, उसको अन्य प्रयोग के अंदर उसको लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सारणी के माध्यम से जो आपका सारणी जो दे रखी है पुस्तक के अंदर 1950-51 से 2014-15 के दौरान भू उपयोग में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं उसको आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आई होंगी। आपको याद रखना है कि ये चारों वर्ग कौन से हैं, 4 वर्ग जिनके अनुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और कौन से 4 ऐसे वर्ग हैं जिनके अनुपात में क्या हुई है, कमी हुई है। आप इन चारों को आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि कौन से वर्गों के अंदर वृद्धि हुई है और कौन से वर्गों के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे आगे की जो बातें हैं, साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।